नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आपको सीधे लिए चलेंगे राजस्थान विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। उससे भी प्रदेश में उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किए जाने तथा औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी मसूदा विधानसभा की बात करूं तो यहां सीमेंट प्लांट और अनेक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मसूदा क्षेत्र में सीमेंट प्लांट और फेल्सपार, क्वार्ट्स, सोडा की अनेक जो माइन से चल रही है, उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिल रहा है। हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में पीपलाज, खरवा और कानाखेड़ा, जिसमें ग्राइंडिंग मिल जो इनको पीस कर पाउडर बनाने का जो काम जो फैक्ट्रियां कर रही है, मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सिरेमिक टाइल बनाने का उन फैक्ट्रियों का, उन उद्योगों का वहां अगर स्थापित हो तो वो पाउडर सिरेमिक टाइल बनाने के लिए जो गैस और पावर की जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जाए, जिससे हमारे विधानसभा से जो कच्चा माल है वो बाहर गुजरात, मोरबी जाता है और मोरबी से सिरेमिक टाइल बनके वापस राजस्थान और हमारे एरिया में सभी जगह बनके तैयार होकर आती है। तो मेरा सभापति महोदय आपसे निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय, वो जो पीपलाज, खरवा, कानाखेड़ा में जो फैक्ट्रियां चल रही है तो उनको गैस जो रिको में जो पावर की ऐसी उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सिरेमिक टाइल्स बनाने का उद्योग यहां विकसित हो सके। तो यहां के लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों की आय बढ़ेगी और उद्योग लगातार आगे बढ़ेंगे। मेरा अब वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम पे जो अभियान चलाया गया, उसमें सभी डिपार्टमेंट द्वारा, शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरी विधानसभा में हर ग्राम पंचायत में एक हेक्टेयर में फलदार पौधे, छायादार पौधे उनका लगाकर पूरी उनकी फेंसिंग करके, जाली लगा के और सोलर का जो एक ट्यूबवेल खोद के उनको पिलाने की पूरी व्यवस्था की गई है और एक चौकीदार भी उसकी रखवाली के लिए रखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली बार हर पंचायत क्षेत्र में इस तरह के जो पर्यावरण के संदर्भ में इसको आगे बढ़ाने के लिए जो पहल की गई है वो निरंतर, और मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमारे जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, उसमें पंचायत समिति स्तर पर भी 6-6, 5-5 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाए गए हैं। वहां भी उनकी तारबंदी करके उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। तो पर्यावरण में इसमें बहुत ही बढ़िया एक वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया गया है, उसमें पूरे राजस्थान को इसका फायदा मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में लघु सीमांत किसानों को जो ट्रैक्टर और उसके माध्यम से खेती करते हैं, तो पुरानी पद्धति से बैलों के माध्यम से अगर खेती करने के लिए प्रत्येक किसान को एक बैल जोड़ी पे 30,000 रुपए का जो अनुदान दिया गया है, उससे पुरानी परंपरागत जो सीमांत काश्तकार है उनको बैल जोड़ी रखने में उनको उसका फायदा मिलेगा। 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, नरेगा के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से भी सघन वृक्षारोपण का अभियान हो। सड़क के दोनों ओर जो पिछली सरकार में माननीय वसुंधरा जी का सरकार थी, उस समय सड़कों के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया, तो आज वो नीम और जो बम्बूल और पीपल के पेड़ हैं बहुत ही बड़े वृक्ष के रूप में वो बड़े हुए हैं। तो इस बार भी
बरसात के मौसम से पहले वन विभाग के माध्यम से सड़कों के दोनों ओर इन वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए, जिससे नरेगा में लोगों को रोजगार भी मिले और वृक्षारोपण में हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा सभी का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जो डिस्पोजल जो आइटम चल रहे हैं, उसकी जगह हम परंपरागत हमारे जो साधन हैं उनका हम उपयोग करें। आज ऐसे ग्राम पंचायतों को सफाई के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जो ग्राम पंचायतों को सफाई के लिए जो अनुदान दिया है, तो सफाई कर्मचारियों से भी और सरकार से पंचायत राज विभाग के माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो कचरा जो संग्रहण होता है उसको जलाए नहीं। आज प्लास्टिक को जला के वायुमंडल में जो जहरीली गैसें जो उनसे निकलती है, आम जन के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से पूर्व वन विभाग में कई धार्मिक स्थल है, कई ऐतिहासिक जो स्थल है, तो वहां आने जाने में रास्ते के मामले में बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से वन मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वहां उन छोटे मोटे कच्चे रास्तों का निर्माण हो, जिससे श्रद्धालु उसमें जा सके। मेरे मसूदा विधानसभा में नगरपालिका क्षेत्र मसूदा में वन विभाग में एक सोनमंगरी के नाम से, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जब ब्यावर आए और मसूदा पधारे तो उनका 7 दिन का प्रवास मसूदा में रहा, तो वो सोनमंगरी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है वो आज जीर्ण हालत में है, तो उसे वापस उसको ठीक करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वन विभाग परमिशन दे, जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो फॉरेस्ट में जो है, वन विभाग में जो भी है, तो उसका हम वापस उसका काम कर सके, ऐसी परमिशन दिला जाए। मैं सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर श्री सुभाष जी गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मांग पर कुछ पॉइंट्स इंडस्ट्रीज पर मैं रखना चाह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भरतपुर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो केवलादेव नेशनल पार्क। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको वर्ल्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, घना वर्ल्ड सेंचुरी कहा जाता है, इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था यूनेस्को ने। और मैं बताना चाहूंगा, इस केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरिया से और मंगोलिया से, चाइना से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, तुर्कमेनिस्तान से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 300 प्रजातियां हैं। 300 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में आती हैं। और ये पूरा वेटलैंड जो एरिया है, करीब 2783 स्क्वायर हेक्टेयर में वेटलैंड एरिया है। और ये जो साइबेरियन सारस, स्ट्रॉक्स, डक्स, कॉर्मोवेनेंट्स, प्रजनन पक्षियां जो आती हैं, ये ब्रीड एंड फीड के लिए आती है। वो प्रजनन काल होता है, शीतकालीन के दौरान आती हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि इसमें लगभग प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट आता है, जिसमें न केवल भारत सरकार को, भारत देश को लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। यहां जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए जो मेन चीज चाहिए वो पानी चाहिए। और मैं ध्यान देना चाहूंगा, इसका जो रिक्वायरमेंट्स है पानी की, वो 550 MCFT पानी इसको प्रतिवर्ष चाहिए। और वो 550 MCFT पानी जो है, ये पहले तय हुआ था कि पांचना बांध से मिलता रहेगा, अजान बांध के थ्रू, जो गंभीर नदी आती है, बाणगंगा नदी का जो है बेसन है, उसके थ्रू मिलेगा। लेकिन कई बार वो मिल जाता है, कई बार वो पांचना बांध से पानी नहीं छोड़ा जाता। तो इसके लिए एक स्कीम बनाई थी, लगभग 700 करोड़ रुपए की स्कीम, कि एक पाइपलाइन अलग से डाली जाए धौलपुर से और वो सीधा घने को पानी दे। इसके बाद फिर दूसरी स्कीम बनी, क्योंकि आलवी माननीय सभापति महोदय मंत्री जी अलवर से बिलोंग करते हैं। अभी जो चंबल अलवर परियोजना जो हुई है 5356 करोड़ की समथिंग की, जो पहले स्वीकृत हो चुकी है, इसमें 550 करोड़ रुपए केवल घना के लिए सुरक्षित किया गया था कि बयाना से एक पाइपलाइन डाली जाएगी। लेकिन वो शायद स्कीम में शामिल नहीं किया गया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये योजना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसका वर्ल्ड हेरिटेज का जो कैटेगरी है वो छिनने का खतरा है। और इसमें एक बार
इसको डेंजर लिस्ट में भी डाल दिया गया है। तो मेरा एक तो अनुरोध यह है कि इस घने पे ध्यान दें और ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं इंडस्ट्रीज के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा। भरतपुर, पहले भी ऋतु जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को उठाना चाहूंगा कि एनसीआर टीटीजेड की होने की वजह से भरतपुर को बहुत नुकसान हो रहा है। और एक पहले मुझे ध्यान है, आज से 40 वर्ष पहले भरतपुर एक प्रमुख शहर था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो बंद हो गई, टीटीजेड का है। तो एक मेरा आग्रह है कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केंद्र में जाकर के एनसीआर बोर्ड से जब तक इसको नहीं हटाएंगे, पूरा मतलब मथुरा, यूपी का मथुरा, आगरा एनसीआर बोर्ड में नहीं आता है। क्या कारण रहे मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन राजहित में ये बहुत जरूरी है, इसको हटाया जाए। और एक सरसों उद्योग जो भरतपुर का है, उसमें नई इंडस्ट्रीज को तो फायदा हो रहा है रिप्स के तहत, लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज जो है बंद हो रही है। तो पुरानी इंडस्ट्रीज को भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं और कुछ इंडस्ट्री एरिया डेवलप करते हुए भरतपुर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर जो अभी जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, माननीय मंत्री जी का ध्यान करना चाहूंगा, केवल 90-95 किलोमीटर पड़ता है और उससे कनेक्टिविटी जो भरतपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, वहां इतना पोटेंशियल है। तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हब और आईटी हब उस भरतपुर रीजन में, आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास है, जेवर का पास है, दिल्ली से हार्डली 2.5 घंटे लगता है, जयपुर से 2.5 घंटे लगता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक मैं बात करना चाहूंगा इंडस्ट्रीज के संबंध में, लास्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा माननीय सभापति महोदय, संजय को बुलाना। जो इन्वेस्टमेंट समिति 2013 से चल रही है, इधर प्रतापपुर माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी, फिर पूर्ववर्ती सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट समिति और सब कराई और अभी भी हुआ। मेरा माननीय उद्योग मंत्री से एक ही आग्रह है, कांग्रेस का बुला, ये राजहित में ये मालूम तो पड़े, जब इन्वेस्टमेंट समिति होती है व्हाइट पेपर लाया जाए, उसे मालूम पड़े कि अल्टीमेटली ये समिति जब हम रिव्यू करते हो सक्सेस नहीं हो पाती, एक दूसरे को हम आरोप लगाते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसका मालूम तो पड़े कि वास्तव में क्या हो रहा है, सच कितना है, तो धरातल पर लाने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज मंत्री जी का कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल लेके आएंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए जिससे कि मालूम पड़ सके कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कोई नुकसान हो रहा है, इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे, या उनको रेड टेपिज्म का जो है सामना करना पड़ता है, लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट को वापस ले जाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई रीजन आने चाहिए। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। श्री संजय कुमार। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 56 एवं 45 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले की पहचान भारत देश के अलावा पूरे विश्व में है। आज चाहे आगरे का लाल किला हो, चाहे लाल किला दिल्ली का हो, पुरानी संसद भवन हो, नई संसद भवन हो, राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, उसमें धौलपुर स्टोन काफी महत्वपूर्ण अपनी जगह रखता है। लेकिन आज सरकार की उदासीनता की वजह से आपने बहुत सारा राइजिंग राजस्थान के नाम पे बहुत सारा ढिढोरा पीटा था, लेकिन आपके द्वारा इस राइजिंग राजस्थान के नाम में कहीं भी धौलपुर का नाम इंगित नहीं था। मेरा सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री महोदय जी निवेदन है कि आप धौलपुर स्टोन जो अपनी एक पहचान रखता है, देश विदेश में पहचान रखता है, उसके लिए कोई स्पेशल नीति बनाए, क्योंकि आज वो अपनी दम तोड़ रहा है। धौलपुर स्टोन के नाम पे आज कहीं भी जाएं तो उसके लिए कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपना उदासीनता रवैया धौलपुर स्टोन के लिए अपनाया था। मेरा मानना है कि स्टोन मार्ट जैसी सरकार के द्वारा कई जगह मेले लगते हैं, तो उसमें स्पेशल पैकेज देके धौलपुर स्टोन को बढ़ावा दें, जिससे वहां के रोजगार मिल सके और जो वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं उनकी एक पहचान बन सके, उसमें दम आ सके और वहां पे जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं रोजगार हो सके। चूंकि मेरा मानना है माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा कि धौलपुर स्टोन के नाम के लिए वहां पे हमारे यहाँ एक तो कोटरा और एक बिश्नोदा रीको पार्क बनाया गया, लेकिन सिर्फ नाम है आज की तारीख में, लेकिन वहां कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि आप इस दोनों जगह को कृपया दिखवा करके
इनकी पहचान दिलवाएं, उनका विकास करवाएं, या फिर सनोरा आंगई जो कि उपखंड सरमत्रा और बाड़ी के बीच में है, और एक नादनपुर वहां पे रिको पार्क खोलने की कृपा करें। मेरा आपका सदन के माध्यम से निवेदन है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि धौलपुर में लीज जो खनन माइंस हैं उनमें आज पत्थर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे बार बार खनन करते करते वहां पे पत्थर खत्म हो चुका है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि हमारे धौलपुर के अंदर खनन नीति अपनाते हुए नए प्लॉट, नए ऑप्शन खोले जाएं, और जो वन भूमि आती है जहां पत्थर अच्छा मिलता है, जहां इलीगल माइंस होती है, हम कितना भी जोर लगाते हैं वो रुक नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं वन एवं पर्यावरण, कि आप गंभीरता से लेते हुए इस डायवर्जन करें, कुछ जमीन को वहां से डायवर्जन कर देंगे भूमि को, तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, धौलपुर स्टोन की एक पहचान मिलेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे, आपके माध्यम से सदन में मंत्री, दोनों मंत्री जी हैं, उनसे विशेष निवेदन है, क्योंकि हमारे, वैसे आप कहेंगे नाम नहीं लेना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, फिर कहेंगे कि आप नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे पूर्वी राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता हैं जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो गए थे मेरे क्षेत्र में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने वहां एक वादा किया था मेरे क्षेत्र में लोगों से कि मैं माइंस, वन विभाग और रेवेन्यू के बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को लेके आऊंगा और यहाँ का एक सीमाबंद कराऊंगा। तो मेरा मानना है कि उन्होंने जो वादा किया तो आप उसको आप पूरा करें, सदन के माध्यम से जिन्हें हम बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं। ये साथ ही मेरा निवेदन है कि आप हमारे धौलपुर के स्टोन नीति को, उद्योग नीति को, बाबा का नाम आप जानते हैं कभी भी है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री जी बैठे हुए हैं, कि मेरा जो क्षेत्र है धौलपुर के अंदर जहां मैं निवास करता हूं, 90% एरिया फॉरेस्ट में आता है, 90% एरिया, नाम मात्र की जगह है खेती क्यारी के लिए, जिसकी जवाबंदी हो या कोई हो, 90% सर, 90% एरिया ये है। आप सुनने का थोड़ा मायदा रखना, टाइम जरूर लगेगा, आपका संरक्षण भी चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि वन अधिकार नियम के तहत धौलपुर जिले में आज तक एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है, एक आज तक। हम लोगों ने कई जगह अप्लाई किए, ग्राम पंचायत लेवल से पास हो जाता है, उपखंड स्तर पर अटकल लगाई जाती हैं और फिर जिले लेवल पर अटका दिया जाता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि धौलपुर जिले में एफआरए नियम के तहत आज एक भी पट्टा नहीं है, जबकि हम वहां के बासिंदे हैं। एफआरए नियम 2006 के तहत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे अनुसूचित जनजातियां या ऐसे वन्य निवासी जो परंपरागत वन में रहते हैं, तो उनमें एसटी के लिए तो साफ लिखा हुआ कि दिसंबर 2005 से पहले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अन्य की लिखा है 3 पीढ़ी, समथिंग 1930 के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके लिए चयनित भी किया गया कि जैसे वहां स्कूल हो, स्कूल में नामांकन हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई पुराना पेड़ हो, या कोई ऐसी पहचान हो, या आपके पास कोई सबूत हो, LRA 91 की कोई रसीदें हों, तो उसके आधार पे एफआरए नियम के तहत पट्टा मिलता है। लेकिन आज वहां पट्टा नहीं मिल रहा है। मेरा सभापति महोदय, सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया आप इस पर गौर फरमाते हुए आप भी वन विभाग की टीम को बोल करके जहां हमारे लोग रह रहे हैं SC ST के, उनके लिए पट्टे के एफआरए नियम के तहत पट्टा तो मिले कम से कम, ज्यादा नहीं। चूंकि 2011 की जनगणना है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, आबादी के लिए जो ग्राम पंचायत में जगह थी वो कम है। अकेला मेरा सवाल नहीं है, सारे सदस्यों का सवाल है, मैं सबकी बात रख रहा हूं। तो उस हिसाब से आबादी बढ़ गई, घर परिवार बढ़ गए, वन भूमि है, तो हम लोग कहां जाएंगे? हमें वन भूमि पर रहने का अधिकार भी तो चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को बचाया है, सींचा है, फॉरेस्ट था पहले, वन था, हमने उस सबको बचाया है, इसीलिए हमको वहां पे पट्टे चाहिए। आप कैंप लगा के पट्टे दें, और मेरा आपसे माध्यम से आप अधिकारियों को भी कहें कि भाई पट्टे वहां के जारी करें। चूंकि मैं आपको पहले भी मिल चुका हूं और आपको भी लेटर भी दिया है, सरमत्रा नगर पालिका पूरा फॉरेस्ट पे बस रहा है, पूरा। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी जल कल्याणकारी योजना है, उन सब का अबली जमा पहना जा चुका है, विस्तार हो चुका है। मंत्री महोदय जी कृपया समझना, आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ये पहली बार का विधायक हूं, मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दें। माननीय वन मंत्री महोदय जी, आप कृपया इस पर गंभीरता से लें। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब की जनहित की योजना है, उनको योजना में नाम आ जाता है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिल पाता। पट्टा नहीं मिल पाने के कारण वो आवास योजना निरस्त हो जाती है। इसको आप गंभीरता से लें। यही हाल ग्रामीण क्षेत्र में मेरे यहाँ पूरा का पूरा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप गंभीरता से लें। साथ ही मेरे यहाँ राजस्थान का 5वां करौली धौलपुर टाइगर सेंचुरी बनने वाली है।
उसमें आपके द्वारा बताया गया कि 15 लाख रुपए पर पर्सन दिया जाएगा 18 साल से बड़े व्यक्ति का ये है। तो मेरा निवेदन है कि उसको आप बढ़ाएं, उसको देखें। कोर जोन घोषित हो गया, बफर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको भी थोड़ा गंभीरता से देखें और हम लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करें वहां पे, कि हम लोगों की आजीविका का साधन क्या हो, कैसे हम वहां पे रह सके। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मंत्री जी आप इस पर गौर करें बिल्कुल, कि हमारे वन क्षेत्र में अवैध खनन या परिवहन की प्राइमरी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट की है, लेकिन आज तक आपके विभाग के द्वारा नाम मात्र की खानापूर्ति होती है और पूरा का पूरा पुलिस विभाग के द्वारा हमारे लोगों को परेशान किया जाता है पूरा। चूंकि वन विभाग में वो बताते हैं FIR में, मैं आपको FIR भी टेबल कर दूंगा सर, एक मिनट टेबल कर दूंगा। मेरे यहाँ क्षेत्र के अंदर 11 FIR हुई हैं पिछले 9 महीने के अंदर, और 9 महीने में FIR की लैंग्वेज देखेंगे तो कॉपी पेस्ट, सिर्फ व्हीकल का नंबर, चेसिस नंबर चेंज है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। जब आपको पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही है कि अवैध खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो मेरा माध्यम सभापति महोदय जी आप गौर करें मंत्री जी कि आप एक सेकंड सर, आप जब आपको सूचना मिल रही है तो वन विभाग की टीम को शामिल लेके क्यों नहीं जाता? मेरा आपसे माध्यम है कि आप वन विभाग की टीम उस पर कार्रवाई करे, ना कि पुलिस करे, क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो बहुत होगा। मेरा आप सदन के माध्यम में मंत्री महोदय जी इस पर गौर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज आपने मांग संख्या 56 और 45 पर बोलने का सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभार और धन्यवाद करता हूं। सृष्टि के रचयिता ने जब इस सृष्टि की रचना करी पंचतत्वों के माध्यम से, बहुत सुंदर इस प्रकृति को बनाया, और प्रकृति में सबसे पहले मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों को विराजमान किया, और उसके बाद में मनुष्य को अवतरित किया। और मनुष्य की परिभाषा यदि शास्त्रों में की जाए, यह सेवा करोति स मानव, अर्थात आप देखेंगे प्रकृति की रचना में सभी प्राणियों को पेट भरें, रक्षा करें, निवास करें, पर किसी को हाथ नहीं दिए, केवल मनुष्य को हाथ दिया। इसका क्या कारण है? पेट तो मनुष्य को भी भरना था, अन्य प्राणियों को भी भरना था, पर वो बिना हाथों के पेट भर रहे थे, तो मनुष्य को हाथ देने का कारण क्या था? और हाथ को संस्कृत में और हिंदी में कर कहते हैं, अर्थात मनुष्य तू सृजन कर, तू रचना कर और सेवा कर। हम सृजन करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें कर दिया है, और कर कुछ अच्छा ऐसा जिससे तेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाए। सृजन करना है, विकास करना है, पर विनाश नहीं करना है। आदिकाल से मानव जब से आया उसको संरक्षण का ही जिम्मा दिया था, अन्य प्राणियों की सेवा कर, प्रकृति का बढ़ावा दे, और जितने प्राणी आए सबको मनुष्य से ज्यादा प्रकृति ने दिया है। यदि अनाज उत्पन्न होता है तो अनाज का बाली सिट्टा छोटा होता है और घास पीछे पीछे ज्यादा होता है। ठीक ऐसे प्रकृति ने पूरी रचना में पानी और वन को सबसे ज्यादा दिया है। इसलिए यदि जीवन का आधार है और सृजन करना है तो वो भी जरूरी है, परंतु संरक्षण करना वो भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है, विकास करो पर विनाश किसी का मत करो। आदिकाल से जो वन में रहने वाले मनुष्य हमारे पूर्वज जिस प्रकार से वनों की रक्षा करते आए, वनों का संरक्षण किया, पर दुर्भाग्य से आज उनके लिए भी यदि सुविधाएं नहीं होती है और हम विकास की बात करते हैं तो थोड़ी अतिशयोक्ति में जाती है। अतः मैं सभापति महोदय आज के दोनों विषयों पर इतना ही कहूंगा कि हे मानव, हम विकास तो जरूर करेंगे पर विनाश ना करते हुए सृजन करने के लिए हाथ दिए, सृजन करेंगे। प्रकृति के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हमारी सबकी इच्छा होती है हम वन देखें, जंगल देखें, जानवर देखें, पशु देखें, पक्षी देखें, और विश्व को घूमने का मन होता है कि हम विश्व के कोने कोने में जाए। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व को देखने की इच्छा पूरी नहीं हो तो आप भारत को देख लीजिए। मां भारती की रचना इस प्रकृति के रचयिता ने इतनी अच्छी की है कि पूरे विश्व का दर्शन यहां हो जाता है। तो आपने देखा कि राजस्थान विधानसभा में जो है विकास के मुद्दे पर सभी जो है विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर सरकार के समक्ष रखते हुए मान संख्या 56 में जो है वो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।